मिला टाइम्स में खुशामदीद। इंडिया और पाकिस्तान में किसकी फॉरेन पॉलिसी इन दिनों ज़्यादा मजबूत है? अमेरिका किसकी बात को सुन रहा है? ये तस्वीरें और साफ होने लगी है और साफ पता चल रहा है कि अमेरिका की नज़र में अब भारत की कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं रह गई है। अमेरिका ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को बुलाया, सदर ट्रंप ने उनके साथ डिनर किया, मुलाकात की और यहाँ तक अमेरिका ने कहा, मुझे पाकिस्तान से प्यार है। दूसरी तरफ इंडियन मीडिया में ये खबरें चलती रही कि फोन पर बातचीत करके 35 मिनट तक मोदी साहब ने ट्रंप साहब को खरी खोटी सुनाई है, लेकिन अगले ही लम्हे ये खबर सामने आ जाती है कि इन खबरों के पीछे कोई सच्चाई नहीं है। गोदी मीडिया का अपना पूरा प्रोपेगेंडा है। आज हम बातचीत करेंगे मशहूर कांग्रेस नेता और नेशनल स्पोक पर्सन अनुमा आचार्य जी से, जो विंग कमांडर भी रह चुकी है और तमाम उमूर पर उनकी गहरी नजर है कि फॉरेन पॉलिसी में इंडिया और पाकिस्तान कौन ज्यादा इन दिनों आगे बढ़ रहा है। इजराइल और ईरान के दरमियान जो लड़ाई चल रही है, तो इंडिया की जो इस वक्त पॉलिसी है या इंडिया का जो मौकिफ है वो कहाँ तक सही है। अनुमा जी, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे साथ बातचीत के लिए। मीडिया में तो लगातार ये खबरें चलती रही कि मोदी ने ट्रंप को जबरदस्त सुनाया है, पूरा बदला निकाल लिया है। जो ट्रंप ने अब तक कहा था कि 15 मरतबा उन्होंने कहा कि हमने सीज फायर कराया है, सच्चाई क्या है इन खबरों के पीछे और क्यों अमेरिका पाकिस्तान के साथ अपना प्यार दिखा रहा है? नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास एक विंडो थी कि लंच पे आसिम मुनीर जाएं और अगला दिन की सुबह हो, उसके बीच की जो विंडो थी उसमें इस तरह का एक बातचीत चलाई गई और मैं मानती हूँ कि बातचीत जरूर हुई होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका के राष्ट्रपति से बात हुई होगी, इसमें तो कोई संदेह करना नहीं चाहिए। लेकिन क्या वो बातचीत उस तरह से थी जिस तरह से विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने प्रोजेक्ट किया? क्योंकि शाम होते होते मेरे ख्याल से इस पूरी बातचीत को सामने आए 12 घंटे पूरे नहीं हुए थे और जैसी कि उम्मीद थी, ट्रंप ने दोबारा कह दिया कि मैंने मध्यस्थता की है, भले ही इस पे मुझे कोई कहानी मेरी ना सुनाए, लेकिन मैंने मध्यस्थता करके सीज फायर कराई है। भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सर्वे सर्वा रहा है और लोग भारत की इज्जत करते थे। भारत जब कहता था तो बात सुनी जाती थी। जैसा कि आपको याद होगा, जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे तो बराक ओबामा ने उनके बारे में ये बात कही थी कि आज जब भारत बोलता है तो विश्व सुनता है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस बात को अपने लिए कई बार मीडिया संस्थानों से कहलवाया और ये कोशिश की कि जो मीडिया संस्थान उनके बारे में कह रहे हैं वो सच है। अब चूंकि ट्रंप ने शाम को ही ये आकर कह दिया कि वो पाकिस्तान के लोगों को प्यार करते हैं और पाकिस्तान से उनका लगाव है, इस तरह की जो उन्होंने बातें कर दी, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं एक तो लोगों के मन में भ्रम आया और दूसरे मैं व्यक्तिगत तौर पे ऐसा मानती हूँ कि ये हमारे आत्मसम्मान को, हमारे देश के रूप में, हमारे एक स्थापित जो हमारी पोजीशन थी उसके ऊपर धक्का लगता है। क्योंकि अगर राष्ट्रपति ट्रंप पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के तीसरी बार के प्रधानमंत्री को एक ही पेडेस्टल, एक ही प्लेटफॉर्म पे रखते हैं, तो ये भारत के लिए एक अपमानजनक स्थिति बनती है। मैं ऐसा मानती हूँ कि आसिम मुनीर, जो आईएसआई के चीफ रहते हुए पुलवामा का हमला की वजह वो बताए जाते हैं कि उनका उस पे कहीं न कहीं संरक्षण रहा है और उसके बाद भी वो एक कट्टर मुस्लिम व्यक्ति की तरह, जनरल की तरह जाने जाते हैं। भारत को वो हिंदू राष्ट्र कहते हैं, जबकि भारत एक सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो इन सब बातों के मद्देनज़र पाकिस्तान के प्रति अद्वितीय रुझान जो अभी दिखता है, वो भारत को तकलीफ देने वाला है, हमारे देश की प्रतिष्ठा को कम करने वाला है। मैं ये कतई नहीं कहूँगी कि पाकिस्तान की जो विदेश नीति है हमसे आगे है, लेकिन शायद किन्हीं कतिपय कारणों से राष्ट्रपति ट्रंप पाकिस्तान को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन तवज्जो देने में बुराई नहीं थी, वो उसी समय एक साथ ही भारत की प्रतिष्ठा में कमी लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा विडंबनापूर्ण स्थिति बनती है। आचार्य जी, मोदी साहब लगातार कहते रहे कि ट्रंप मेरे दोस्त है, दोस्ती का हमेशा इन लोगों ने चर्चा किया कि
दुनिया का जो सबसे बड़ा देश है, जो सबसे सुपर पावर, उसका सदर मोदी के साथ गले मिल रहा है और लगातार ट्रंप की वजह से भारत को बदनाम किया जा रहा है कि हमने सीज फायर कराया या अमेरिका के सामने भारत को झुकना पड़ा, ये उन्होंने हमेशा कहा और मोदी साहब की तरफ से डायरेक्टली एक मर्तबा भी ओपनली कुछ नहीं कहा गया। एक ट्वीट तक उन्होंने नहीं किया, आखिर क्यों? देखिए, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नैतिक रूप से बेहद कमज़ोर प्रधानमंत्री मानती हूँ, क्योंकि जब-जब भी इस देश पर कोई आपदा आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय देश की जनता के साथ नहीं खड़े हुए। चाहे आप नोटबंदी से शुरू कर लीजिए, उसके बाद आप आगे चल के कोविड देखिए, कोविड आया तो भी प्रधानमंत्री बार-बार लंबे-लंबे समय तक लोगों के बीच से गायब दिखे। तो मैं उन्हें नैतिक रूप से बेहद कमज़ोर प्रधानमंत्री मानते हुए एक चीज़ और उनके बारे में ऑब्ज़र्व करती हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत ऑब्ज़र्वेशन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को व्हाइट स्किन के लिए कहीं न कहीं कुछ ज़्यादा लगाव लगता है, वो कुंठा एक उनके अंदर से दिखती है। अब दुर्भाग्य ये है कि जब मैं ये कह रही हूँ कि व्हाइट स्किन, तो व्हाइट स्किन का अर्थ है जो अंग्रेज़ी दाँ लोग हैं, जो लोग जिनको हमारे समय में गोरे कहा जाता था, मैं उनकी बात कर रही हूँ और उसमें मैं शामिल करूँगी अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन, इन देशों को। क्योंकि अगर स्किन के कलर से जाएँगे तो रशिया भी गोरे लोगों की जगह ही है। लेकिन रशिया के साथ इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस तरह की कूटनीतिक संबंध नहीं स्थापित कर पा रहे हैं, जो कि उन्हें करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के 70% सेनाओं के इक्विपमेंट रशिया से आते हैं और हमें उन्हें लंबे समय तक मैनेज भी करना है। बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट हैं जो अपनी लाइफ का केवल आधा स्पैन कर पाए हैं, यानी कि हमें लाइफ टाइम सपोर्ट रशिया की चाहिए होगी और रशिया एशिया में भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ हमें लगता है कि प्रधानमंत्री ने अमेरिका की तरफ एक अप्रतिम झुकाव दिखाया है, जो भारत के पहले किसी प्रधानमंत्री ने नहीं दिखाया। और शायद ये भी हो सकता है कि जिस तरह से गौतम अडानी का एक केस अमेरिका की अदालत में है, जिसमें उनके ऊपर, उनकी कंपनी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, तो उससे गौतम अडानी को बाहर लाने के लिए शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के सामने झुक रहे हैं। कारण जो भी हो, लेकिन ये तो एक तरफा बार-बार है ना। अगर भारत की सरकार या मोदी साहब अमेरिका से रिश्ते बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उधर से भी तो वैसा ही रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। तो मोदी साहब तो उनको अपना दोस्त बता रहे हैं, लेकिन ट्रंप पाकिस्तान को तरजीह दे रहे हैं, उस पर पूरा जोर है और मैं इंडिया को वही लगातार बताना चाहती नजरअंदाज किया जा रहा है। जी, मैं वही बोल रही थी कि जैसे किसी की एक कहावत होती है, किसी की कोई कमज़ोर नस कोई दबा लेता है और तब फिर वो उस पर आधिपत्य करता है। तो शायद इस तरह की कोई कमज़ोर नस, जैसे मैंने एक उदाहरण दिया अडानी का, कि अडानी का ये हो केस। सकता है कि जी ट्रंप को लगता हो कि इस पर हम भारत को एनकैश कर सकते हैं, भारत को नीचा दिखा सकते हैं, वो कारण हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना, सबसे बड़ी त्रासदी इस देश की ये है कि अमेरिका का राष्ट्रपति बार-बार खुद आकर भारत के एक तरह से सीज़ फायर का मौकरी उड़ा रहे हैं, वो मज़ाक उड़ा रहे हैं और हमारे ना तो देश के प्रधानमंत्री की ज़ुबान से कुछ निकला, ना हमारे विदेश मंत्री की ज़ुबान से कुछ निकला और जो भी है, वो केवल चुनावी रैलियों में बोला जाता है। अपने आप को ज़्यादा छाती फुला के ये कहा जाता है कि हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, लेकिन वैश्विक पटल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान गायब है, विदेश मंत्री का बयान गायब है और इसकी हमें आदत हो जानी चाहिए। क्यों हो जानी चाहिए, मैं ऐसा क्यों कह रही जी, हूँ शम्स जी? क्योंकि जी। चीन जब हमारे यहाँ सरहदों पर चढ़ आया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रिकॉर्डेड बयान है, उसमें वो कहते हैं, ना कोई घुस आया है, ना कोई घुसा हुआ है। ये डर उनका तब भी हमें सामने दिखा था और चीन बार-बार उस डर की कमज़ोर नस को दबाकर थोड़ा-थोड़ा, इंच-इंच करके हमारी जो सरहद है, उसमें काफ़ी अंदर आ गया और उसने, जहाँ हम पहले पेट्रोलिंग करते थे, वहाँ हम पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे हैं। चीन को ये समझ में आ गया कि प्रधानमंत्री मोदी डरते हैं कि अगर देश को मालूम पड़ गया कि उनके रहते-रहते इतनी ज़मीन चीन के पास चली गई है, तो प्रधानमंत्री मोदी शायद सत्ता खो देंगे और ऐसा वो होने नहीं देंगे, तो वो देश के लोगों को झूठ बोलते रहेंगे और इस कारण से ना केवल चीन ने हमारे साथ
इस तरह का व्यवहार किया है जिसमें उसने हमारी उन जगहों पर कब्जा करके उसे बफर जोन कर दिया है, जो कि हम पहले वहां पेट्रोलिंग करते थे। यही अमेरिका कर रहा है। तो ये इतनी दुखद बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की, शीर्ष नेतृत्व की एक कमजोरी अमेरिका के पास भी आ गई है और चीन के पास भी आ गई है, और दोनों ही देशों से हम व्यापार बनाना चाहते हैं, बढ़ा रहे हैं, बढ़ाना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें भारत के इतिहास में पहली बार हो रही हैं कि कोई हमें दबा रहा है और हम दबते चले जा रहे हैं। मैं समझती हूँ इस पर देश के लोगों को भी सोचने की जरूरत है, क्योंकि ये भारत की इज्जत का, सम्मान का, प्रतिष्ठा का सवाल है। जी बिल्कुल। अनुमा जी देखिए, अमेरिका ने ईरान को भी धमकी दी। ट्रंप ने सीधे लिखा दो लफ्ज, अनकंडीशनल सरेंडर। लेकिन खामनई नहीं झुके, उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी शर्तों को नहीं मानेंगे, और ताकतवर हमला कर दिया इसराइल पर। इंडिया के पास इतनी बड़ी आर्मी, इतनी बड़ी ताकत, इतना रोबो दबदबा, और अमेरिका ने धमकी दी और इंडिया झुक गया। आप किस तरह देखेंगे, एक तरफ मोदी, एक तरफ खामनई? देखिए, कोई भी आत्मसम्मानी राष्ट्र होता है तो अपनी संप्रभुता के ऊपर सीधी चुनौती जब आए तो फिर वो सीधी लड़ाई करता है। भारत के साथ ऐसा हुआ है कि भारत की जो आज की सत्ता है उसने हमारे देश की सेना का बार-बार राजनैतिक इस्तेमाल किया है। आज के तारीख में पिछले 22 सालों से आपने या हमने नरेंद्र मोदी जी को किसी नए आयुध के लिए, इक्विपमेंट के लिए, मैंने तो खास तौर पे नहीं सुना या मैंने कोई खबर नहीं पढ़ी कि किसी नई टेंडरिंग को उन्होंने इनवाइट किया हो। ग्लोबल टेंडरिंग की बात कर रही हूँ। जी। जैसे हमारे जहाजों के लिए 2007 में हमने जो एमएमआरसीए यानी कि राफेल के लिए जो हमने टेंडरिंग की थी, जिसमें राफेल भी था, यूरोफाइटर भी था और भी कई देशों के जहाज थे, और उसमें से ये दोनों शॉर्टलिस्ट हुए थे। उसके बाद हमने एक और टेंडरिंग की थी यूपीए की सरकार में 209 में, 2009 में या 2010 में भी हुई थी, अपाचे और चिनूक एयरक्राफ्ट की, जिसकी सप्लाई मोदी सरकार के रहते हुए आई। तो इसका अर्थ तो ये ये नहीं है कि राफेल और जो दूसरे जहाज है, इनकी टेंडरिंग भी कांग्रेस के दौर में ही हो गई थी, बस इन्होंने उसको मुकम्मल किया है या इन्होंने मंगवाया है? नहीं, मुकम्मल भी उन्होंने नहीं किया। देखिए, ये हमारी सेट प्रक्रियाएं होती हैं। किसी भी नए इक्विपमेंट की प्रोक्योरमेंट में कम से कम 8 से 9 साल लगते ही लगते हैं। कोई बहुत ही ज्यादा जल्दी आ गई तो 5 से 6 साल में भी आ मतलब सकती है। 8-9 साल का ये एक प्रोसेस होता है, कोई नया हाँ, इक्विपमेंट आ इसका रहा है तो। सरकार के ऊपर उतना कोई श्रेय नहीं जाता, लेकिन इसका राजनैतिक इच्छा शक्ति पर श्रेय ये होता है कि जैसे कांग्रेस की सरकारों ने या यूपीए की सरकारों ने इससे पहले कि हमारे यहाँ शॉर्टेज हो, उससे पहले वो उसका प्रोविजनिंग रिव्यू करते रहे, और रिव्यूज की जो प्रोसेस थी वो लगातार चली, इसलिए हमारे यहाँ लगातार जहाजों की खरीद होती रही। हालांकि बार बार उसमें किकबैक के आरोप लगे, लेकिन किकबैक कभी साबित नहीं हुआ, क्योंकि हमें लगता है कि जो लोग प्रक्रिया ही नहीं समझते वो जबरदस्ती किकबैक का आरोप लगाते हैं। और अगर किकबैक हुआ भी होगा, अगर हुआ भी होगा, तो मैं समझती हूँ कि उसे प्रमाणित हो जाना चाहिए था अब तक। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लेवल पे हुआ होगा तो वहां पे एक सिविलियन बड़ा तबका भी बैठता है, तो उसके तरफ अगर ये इशारा उस तरफ जाता है वो भी है। लेकिन प्रमाणित हो सकता था, 11 साल कम नहीं होते। 11 साल में अगर किकबैक्स थी तो दिख जाती। लेकिन जैसे राफेल की कहानी है कि टेंडरिंग तो की थी यूपीए ने, एनडीए की सरकार ने कोई टेंडरिंग नहीं की, सीधे सप्लाई ऑर्डर दे दिया और 4-5 गुना ज्यादा कीमत पे दे दिया, और ये भी नहीं मालूम कि टर्म्स एंड कंडीशन क्या थे। इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट होता है तो हमें जरूर उसमें प्राइस का कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता है, जबकि यहाँ तो जहाज महंगा हो गया। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि सेनाओं को अंदर तक राजनीति से बैठा दिया गया है, और इसलिए सेनाएं आज जितनी वो सशक्त और सशक्त के होने के साथ साथ प्रभावी और गरिमापूर्ण हो रही थी, वो उनसे छीन लिया गया है। सेना की गरिमा मैं समझती हूं आज की सत्ता ने छीनी है, जिसके कारण सेना के कंधे से गोली चलाई जाती है। जब भी बात होती है सीज फायर की तो डीजीएमओ को बीच में लाया जाता है। आप समझ रहे हैं ये बात? ये सत्ता कर रही है, सेना के साथ धोखा कर रही है। और एक चीज और याद दिला दूं कि हमेशा भारत की सेनाएं ना कभी किसी विपक्ष की नहीं होती, ये हमेशा याद रखना चाहिए। स्टैंडर्ड प्रिंसिपल, प्रशासन और सेनाएं और जो भी तबका है जो कि प्रशासनिक अमला है, वो कभी भी सरकार से इतर बात कर ही नहीं सकता, और किया भी नहीं कभी, और अभी भी नहीं किया। तो उसका फायदा उठाते हुए
सेनाओं के अंदर अगर किसी तरह का विरोध है भी, जैसे अग्निपथ स्कीम के कारण है, लेकिन उन सब का फायदा उठाते हुए कि सेनाओं का कोई भी व्यक्ति सामने नहीं जाएगा, नहीं बोलेगा, उसका फायदा इस सरकार ने भरपूर उठाया है। और जिसके कारण सेनाओं के कंधे से बंदूकें तो चली हैं, विपक्ष को मोहरा बनाया गया है, भारत के उन लोगों को मोहरा बनाया गया है जो सवाल पूछते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हमारी सेनाओं के साथ नाइंसाफी की गई है, उन्हें मजबूत नहीं बनाया गया है, नई टेंडरिंग नहीं हुई है। आपने एयर चीफ मार्शल को बोलते सुना है कि आप टाइमलाइन क्यों नहीं पूरी कर पा रहे हैं, ये उन्होंने एचएएल को कहा था। और मेरा ऐसा मानना था कि एचएएल के प्राइवेटाइजेशन की ये कड़ी में पहला कदम रहा होगा, क्योंकि सरकार ने अगर चीफ को कहा होगा तो चीफ ने बोला होगा, नहीं तो ऐसी बातें वायुसेना अध्यक्ष आज के दौर में नहीं कर सकते हैं। तो सेनाओं का कंधा इस्तेमाल करके अपनी राजनीति को साधना, ये एक ऐसी बात है जो केवल भारतीय जनता पार्टी और खास तौर पे इस दौर की भारतीय जनता पार्टी ज्यादा कर रही है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सेनाओं का राजनीतिक इस्तेमाल कारगिल के बाद किया था, जब चुनावी मंचों से हमारे शहीदों के फोटो लगे थे, लेकिन उस समय के सेना अध्यक्ष ने उस पर आपत्ति करते हुए उसे रुकवा दिया था, लेकिन आज वो संभव नहीं है। बिल्कुल। एक और सवाल है, ईरान और इजराइल की जो जंग चल रही है, इस पूरी लड़ाई में इंडिया खुलकर इजराइल के साथ है। 13 जून के हमले का इंडिया ने एक तरह से कंडम भी उसको नहीं किया था। तो ये जो इंडिया की पॉलिसी है, जबकि पहले इंडिया ईरान के साथ हमेशा रहा है, अच्छे रिश्ते रहे हैं, तो जो बदलाव है इसको किस तरह देख रही हैं आप? मैं इसे विदेश नीति के टोटल फेलियर के रूप में देख रही हूँ, क्योंकि कल भी एक वीडियो आया है एक अच्छे यूट्यूबर का, आपने अगर देखा हो, पर मैं उसके इतर बात कर रही हूँ कि वो तो है ही, लेकिन मैं उसके इतर इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि पिछले 11 सालों में हमारे देश की विदेश नीति से भारत को कोई फायदा नहीं हुआ। इजराइल के ऊपर हमारा स्टैंड आज भी उतना खुला नहीं है। अगर आप आधिकारिक देखेंगे, लिखा हुआ देखेंगे, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम बिल्कुल सब कुछ छोड़ के हम इजराइल का फेवर कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगेगा। लेकिन हम निष्पक्षता के नाम पर साइड लेने के समय पीछे हट जाते हैं, हम हस्ताक्षर नहीं करते, हम बचते हुए दिखते हैं। ईरान से हमने ना केवल तेल लिया, ईरान में चाबहार पोर्ट पर हमारा काफी इन्वेस्टमेंट है, अडानी का भी काफी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि प्रधानमंत्री की कुंठा यहां भी दिखती है अमेरिका की तरफ झुकते हुए, और चूंकि अमेरिका की कोई दुखती नब्ज मुझे लगता है इजराइल के पास है, जिसके कारण अमेरिका इजराइल के इस कदर खुल के साथ है। तो भारत इस समय मुझे थाली के बैंगन की तरह विदेश नीति लगती है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुखद बात है। एक ऐसा देश जो नॉन अलाइन मूवमेंट का सर्वे सर्वा था, सरताज था, जिसने शुरू किया और इतना सम्मान पाया पूरे विश्व में, उस देश की आज इतनी ढुलमुल नीति कि वो इजराइल का भी खुल के समर्थन नहीं कर रहा है, ईरान के खिलाफ जैसे जा रहा है, बच्चों की हत्याएं हो रही हैं, हॉस्पिटल्स पे बम गिर रहे हैं, कहीं पर भी भारत की कोई नीति साफ नहीं दिखती। और तो और अमेरिका के साथ इतना झुकाव, इतना डर, ये सब बताता है कि भारत की विदेश नीति को एक ऐसे व्यक्ति को दे दिया गया जिसके अंदर उसकी परिपक्वता नहीं थी। वो व्यक्ति पूरे समय उल जलूल बयान देता रहा, ना तो उसने कभी चीन से सही तरीके से बात की। आपको याद होगा 2020 में सिर्फ एक बार हमारे विदेश मंत्री ने चीन से बात की थी, और उसके बाद भी उसका कोई सही निर्णय नहीं आया। सीबीटी कहा गया उसे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, सीबीएम कहा गया उसे, लेकिन आगे चल के कुछ नहीं हुआ। चीन हमारी सरहदों पर जमा रहा। तो विदेश नीति 2020 से फेल होती चली जा रही है। लेकिन इस बार जब पाकिस्तान को पहले से अलर्ट देके हमारे अपने जहाजों का नुकसान कर दिया विदेश मंत्री ने, तो ऐसे विदेश मंत्री पर कोई कड़ी कार्रवाई होने के बजाय, उसे बदल देने के बजाय हम उसी व्यक्ति के साथ अटके हुए हैं, तो भारत को हम कितना नीचा गिराने के बारे में सोच रहे हैं। बिल्कुल। और अभी आपने कहा कि जो रिटर्न पॉलिसी है भारत की, फॉरेन पॉलिसी, अब भी एक तरह से फलस्तीन के समर्थन में है, इंसानियत के साथ। और इसका अभी अंदाजा भी हुआ जब डेलीगेशन गया था ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबियों को बताने के लिए, तो अरब देशों में जो डेलीगेशन की तरफ से ही कहा जा रहा था कि हम फलस्तीन के साथ हैं, इजराइल फलस्तीन में बेगुनाहों को मार रहा है, बच्चों को मार रहा है, और उन्हीं लोगों का रवैया, लहजा यहाँ करके बदल जाता है। अभी 12 जून को जब यूएन की जनरल असेंबली का इजलास हुआ, तो वहां भी भारत गैर हाजिर रहा। उसने जंगबंदी के लिए, सीज फायर के लिए वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, और कांग्रेस की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट भी बाकायदा आया था इस पर। जी,
देखिए, एक तो हमारे मतलब रहते हुए पाकिस्तान को यूएनएससी यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटी काउंसिल की जो 15 सदस्यीय आतंकरोधी समिति थी उसका उपाध्यक्ष बना दिया गया और तालिबान प्रतिबंध समिति का अध्यक्ष बना दिया गया। तो यहाँ पे भी हमारी विदेश नीति का एक फेलियर बहुत साफ दिखता है। ये भी एक बात जो है मैं जोड़ना चाहूँगी कि पाकिस्तान के इतना आगे बढ़ते जाने में भारत की फेल होती विदेश नीति का बहुत बड़ा हाथ है। और जैसा कि कांग्रेस ने ऑलरेडी बताया, ऑब्जेक्शन किया कि किस तरह से भारत की विदेश नीति बार-बार नरेंद्र मोदी जी उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, विदेश मंत्री को हटा नहीं पा रहे हैं, विदेश मंत्री के बयान परिपक्वता की सीमाओं के कहीं भी दायरे में नहीं आते। तो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र हम ऐसा मानते हैं कि भारत को इस वक़्त एक सही स्टैंड लेने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हमें थाली का बैंगन की तरह नहीं दिखना है, हमें एक सही जगह पर नॉन अलाइनमेंट की जगह पर खड़े होके अपनी बातें रखनी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस तरीके से अपनी साख दोबारा पा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। तो हम बातचीत कर रहे थे भारत की फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से, ईरान और इज़राइल की जंग में भारत कहाँ खड़ा है और क्यों अमेरिका लगातार पाकिस्तान को अपना फ़ेवरेट मुल्क बनाता जा रहा है। और अनुमा आचार्य जी ने साफ लफ्ज़ों में कहा कि भारत की जो फ़ॉरेन पॉलिसी है, वो एक तरह से नाकाम हो चुकी है, फ़ेल हो चुकी है, थाली का बैंगन भारत बन चुका है और इन सब के लिए ज़िम्मेदार है देश के प्राइम मिनिस्टर, जो लगातार फ़ॉरेन पॉलिसी को एक तरह से खराब दुनिया के बड़े देशों में से हमेशा इसका दुनिया पर आलमी ताकतों पर अपना एक दबदबा रहा है। आप सबको कैसी लगी बातचीत कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। बहुत शुक्रिया अनुमाचार्य जी वक़्त निकालने के लिए और बातचीत करने के लिए।